हर किसी को अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है। ये ज़िंदगी इतनी अच्छी है, इतनी सुकून देने वाली है कि वाक़ई में उस कुदरत की, उस पैदा करने वालों की वाक़ई में शुक्र अदा करना चाहिए हमें। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं और ये पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पे कि ज़िंदगी संभव है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सन के चारों ओर क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये हर एक चीज़ से भरी हुई है। इसमें हर एक चीज़ है, यहाँ पे पानी अवेलेबल है, यहाँ पे ज़िंदगी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ नहीं उपलब्ध है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की अभी बात करें तो एक चीज़ और हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन रहता है, ये ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जो आप जानते हैं, वो कुछ हद तक आप बहुत सही जानकारी रखते हैं, लेकिन आप जितना जानते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेविटेशन के बारे में पूरी जानकारी हो। ग्रेविटेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इसी की वजह से हम ज़मीन पे अपने पैर को रख पाते हैं। और कोई भी चीज़ रहती है वो ग्रेविटेशन की वजह से ही नीचे गिर जाती है अगर उसको फ्रीली फॉल किया जाए तो। लेकिन ग्रेविटेशन इतना आसान और इतना छोटा सा चीज़ नहीं है जिसको 11 चैप्टर क्लास 11th में सिर्फ एक चैप्टर में ही समझा दिया जाए। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा या आप इसके बारे में पढ़े होंगे क्लास 9th और 11th में, और आप अगर पढ़ने वाले हो तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपने 11th में और 9th में और थोड़ा बहुत बाकी सब छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशन एक ऐसा चीज़ रहता है, कि ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सभी चीज़ें जो होती है वो ज़मीन से लगी हुई हैं। ये हमारे धरती के सेंटर पे लगता है और इसकी वजह से सभी चीज़ें नीचे गिरती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सिर्फ पृथ्वी पर ही हम इसके बारे में इतनी सी चीज़ें जानते हैं, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा अपने यूनिवर्स में ले चलते हैं और इस ग्रेविटेशन का कितना बड़ा रोल है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने एक ब्लैक होल के बारे में जाना होगा, और अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल का इंट्रोडक्शन शॉर्ट में ऐसा है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर सब कुछ अंधेरा रहता है। इवन यहाँ तक कि वहाँ पे थोड़ी सी लाइट भी नहीं पहुँच पाती, और अगर जाएगी भी तो वहाँ पे वो गायब हो जाएगी। इतनी ज़्यादा वो ब्लैक यानी इतना ज़्यादा उसका पावर रहता है कि पूरे लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और उसके अलावा हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। ब्लैक होल ऐसी चीज़ है। आपको ये भी बता दें कि जब इस लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की मानी जाती है, तो जब वो उस ब्लैक होल में जाती है तो वो गायब हो जाती है। तो सोचिए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब इसके बारे में मैं आपको और भी आगे ले चलता हूँ। आपको बता दूँ कि ये जो ब्लैक होल होता है, इसका फॉर्मेशन यानी इसका निर्माण हमारे तारों से होता है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, तारे हैं, और ये सब तारे हमें ऑब्वियसली ये सब तारे हमें आराम से आसमान में दिखाई भी देते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और जाना होगा कि ये जो तारे होते हैं काफ़ी बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए हम इसे छोटा छोटा देखते हैं। हालांकि ये हमारे सूरज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हम अपने सूरज के बारे में भी कुछ चीज़ जानते हैं कि ये हमारे जो सूरज है ये एक प्रकार का तारा है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ब्लैक होल जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। हर एक तारा जो रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं। वो अगर हम ये समझ लें, अगर हम थोड़ा सा सूरज से रिलेट करें तो हम ये जानते हैं कि सूरज में लगातार न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, जिसकी वजह से उसमें से लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती रहती है। तो ऐसा ही हमारे तारों में भी होता है, जिसकी वजह से उसमें से हमें लाइट भी दिखाई देती है। लेकिन इसके अलावा अगर कि कोई तारा अगर चमकता है, उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा रहेगा। हज़ारों साल बाद हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ ख़त्म हो सकती है ना। तो वो जो तारा में रिएक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारी जो भी लाइट्स निकलती रहती हैं, वो किसी न किसी फ्यूल की वजह से होती रहती हैं, और ये फ्यूल कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है।
मान लिया कि किसी तारे का बहुत हज़ारों साल बाद मान लिया कि फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो ये फ्यूल ख़त्म हो जाने के बाद ये जो तारा रहता है धीरे-धीरे एकदम ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर के सिकुड़ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट होने के बाद ये एक ऐसा चीज़ बन जाता है जिसको कि ब्लैक होल कहते हैं। अगर मैं थोड़ा-सा सूरज से इस बात को रिलेट करूँ तो आप ये जानिए कि मान लीजिए कि सूरज के आकार का एक तारा है और उस तारे को अगर ब्लैक होल में अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसका जो डायामीटर होगा वो 50 किलोमीटर के करीब होगा और जितना उसका मास रहेगा वो उतना कांस्टेंट रहेगा। आप समझ सकते हो कि अगर 50 किलोमीटर का अगर डायामीटर है और उसमें बहुत सारी मास रहेंगी तो समझ सकते हैं कि इसका जो ग्रेविटी रहेगा उसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी। यही वजह है कि ये जो ब्लैक होल बन जाती है, तो ब्लैक होल बन जाने के बाद अपने आस-पास की बहुत सारी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करती है, चाहे वो बहुत सारे प्लैनेट्स क्यों ना हो और इसके अलावा वो डस्ट पार्टिकल या जो भी चीज़ें हो, उन सब को अट्रैक्ट करती है और वो सब के सब ब्लैक होल में समा जाते हैं। अगर हम बात करें ब्लैक होल के बारे में तो आप एक इंटरस्टेलर नाम की अगर एक मूवी देखें, ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसमें थोड़ा-सा इंटरस्टेलर नाम के मूवी में ब्लैक होल को ये समझाया गया है कि अगर आप उसमें जाएँगे तो आप कहाँ पे घूम जाएँगे, कहाँ पे आप चले जाएँगे या आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा। यानी आप उसमें पूरी तरीके से समा जाएँगे। आपका ये पूरा चांस खत्म हो जाएगा कि आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ऐसा है तो हम ब्लैक होल के बारे में कैसे जानते हैं? तो हम आपको बता दें कि जब ब्लैक होल का निर्माण होता है तो वो आसपास के हर एक चीज़ों को जब अट्रैक्ट करती हैं तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सब के सब उसमें समा जाती हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और जब ये घूमते हैं तो हज़ारों मिलियन की टेम्परेचर की इनकी हीट आगे पीछे जमा हो जाती है और यही इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि इससे एक्सरेज निकलती हैं, बहुत सारी लाइटें निकलती हैं और इस लाइटों का ही ऑब्जर्वेशन करके इन सब लाइटों के बारे में ही पढ़ करके साइंटिस्ट के द्वारा ये हमें बताया गया है। हमें बता दें कि ब्लैक होल के बारे में ये जानकारी हमें यूँ ही नहीं मिली, हम यहाँ तक कि आइंस्टीन ने अपने एक रिलेटिविटी के थ्योरी में इसको समझाया था। हालाँकि उस टाइम ये मानना बहुत ही अजीब था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ हो सकती है और हाँ, उस टाइम इस चीज़ की शुरुआत भी नहीं हुई थी और ना ही इसके बारे में कुछ जाना जाता था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में अपने रिलेटिविटी की थ्योरी में कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। अगर बात को और आगे बढ़ाएँ तो 1960 में इसके बारे में थोड़ा-सा और भी स्टडी किया गया और ये जाना गया कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद 1964 में यानी 1964 में एक मैगज़ीन ने ब्लैक होल नाम की एक वर्ड की नींव रखी, यानी ये ब्लैक होल नाम का शब्द जो हुआ एक मैगज़ीन में छापा गया। इसके बाद 1967 में एक फिज़िसिस्ट थे जॉन व्हीलर, उन्होंने ये प्रूव किया, उन्होंने ये बताया कि वाक़ई में ये जो ब्लैक होल रहता है ये वाक़ई में एग्ज़िस्ट करता है। एक चीज़ और है कि ये जो ब्लैक होल रहता है ये लगातार इसका इतना मास रहता है कि अपने चारों तरफ ये इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण इसमें रहता है कि अपने चारों तरफ की हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। एक चीज़ और है कि ग्रेविटी की वजह से टाइम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी अगर आप ब्लैक होल के करीब काफ़ी नज़दीक हैं और अगर आप वहाँ पे ये देखेंगे कि टाइम एकदम आराम से चल रहा है, जैसे आप हमेशा फ़ील करते हो वैसे ही टाइम चल रहा है। लेकिन आप अगर ये देखोगे, अगर मान लो ऐसा अगर मान ले कि आप अपने फ्रेंड को जो कि पृथ्वी पर है, आप अगर उसे वीडियो कॉल करोगे तो उसकी जो कॉल रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो मोशन रहेगा वो बहुत ही तेज़ होगा और जबकि आप उसको बहुत धीरे-धीरे दिखाई दोगे। यानी ग्रेविटेशन जितना ज़्यादा रहता है उतना ही कम टाइम स्लो हो जाता है। यानी ग्रेविटी अगर बहुत ज़्यादा रहेगी, ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो टाइम बहुत धीरे-धीरे चलता है। इंटरस्टेलर मूवी में यही चीज़ दिखाया गया है कि लगभग उसमें का जब वो उस जगह पर पहुंचा था, वो एक ब्लैक होल के पास लगभग पहुंचा था, तो उसमें का 1 घंटा पृथ्वी के लगभग 7 साल के बराबर था। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मैंने शुरुआत में बोला था कि ग्रेविटेशन इतना ही नहीं है, ग्रेविटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में जब आगे स्टडी करोगे तो आपको और भी समझ में आएगा और आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में ग्रेविटेशन जो है इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में। और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियाँ यानी आकाशगंगा हैं और हर एक आकाशगंगा में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है। अब बात ये आती है कि अगर ब्लैक होल प्रेजेंट है और अपने आसपास के सभी प्लैनेट को अगर
वो खींचती है, अपने तरफ आकर्षित करती है ग्रेविटेशन की वजह से, तो क्या हमारी पृथ्वी भी उसमें चली जाएगी? आपको बता दें कि ये ऐसा पहले कहा जाता था कि ब्लैक होल जो है वो अपना विस्तार लगातार कर रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी को भी निगल जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप हमेशा से जानते हो कि जो हमारी यूनिवर्स है, हमारा ये जो आसमान है, ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसमें हज़ारों करोड़ों गैलेक्सियाज़ हैं, उसमें कई सारे हज़ारों करोड़ों तारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक होल ऐसा करते तो हैं कि प्लैनेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हर एक चीज़ को अपने अंदर समाते जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा दूरी हमारी जो पृथ्वी है बहुत मतलब बहुत दूर है और ये इसकी बहुत कम संभावना है कि ये ब्लैक होल हमें हमारी पृथ्वी को निगल सके, क्योंकि ये जो हमारा यूनिवर्स है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जैसा कि आप हर एक जानते हो, चाहे आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे जो भी हो, ये बेसिक नॉलेज आप जानते ही हो कि हमारी जो यूनिवर्स है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एक चीज़ और है कि अगर आप उसमें जाओगे तो आपको कैसा फील होगा। मान लिया कि आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हो, तो उस ब्लैक होल में गिरने के बाद ऐसा क्या फील करोगे? तो ऐसा कुछ अंदाज़ा तो नहीं लगाया गया है और ऐसा हम लोग जानते भी नहीं कि ब्लैक होल में जाने के बाद एक्चुअल में होगा क्या। हम उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो जब अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट होकर के ब्लैक होल के अंदर समा जाती है, यानी उसके करीब ही जाती है, तो इतना ज़्यादा उसमें हीट रहता है, इतना ज़्यादा उसमें ग्रेविटी रहता है कि वो पल भर में कि कुछ ही मिलीसेकंड में हर एक चीज़, चाहे वो कोई प्लेनेट हो, चाहे वो कोई स्पेस ट्रैवलिंग मशीन हो या कोई भी चीज़, अगर एयरक्राफ्ट हो या आप हो, हर एक चीज़ के पल भर में टुकड़े हो जाएंगे और वो उसी चीज़ में समा जाएंगे और वो भी एक ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना बड़ा चीज़ है कि इसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, ब्लैक होल के बारे में सन 2019 में एक चीज़ पता चली कि ब्लैक होल एक्चुअल में उसका शेप कैसा रहता है, ब्लैक होल कैसा दिखाई देता है। यानी कि 2019 में ब्लैक होल की एक पिक्चर ली गई और उसमें ये देखा गया कि जो ब्लैक होल रहता है ये एक ऐसा चीज़ नहीं है कि ये होल है, ये होल यानी गड्ढा कोई चीज़ नहीं है, ये एक जगह है। ऐसा होल जैसा कोई चीज़ नहीं रहता है। इसको होल इसलिए माना जाता है, ये समझ कर इसका नाम ब्लैक होल रखा गया कि इसमें जो भी चीज़ जाती है वो पूरे अंधेरे में समा जाती है और यही लॉजिक लगा करके उसका नाम ब्लैक होल दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये ब्लैक होल के बारे में आप समझ रहे होंगे और इसके बारे में और भी स्टडीज हैं और इसके बारे में लगातार पता किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ब्लैक होल तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। लेकिन क्या है कि इसके बारे में हम उससे निकलने वाली जब रिएक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब उसमें समाती रहती हैं तो उसके बाद रिएक्शंस होते हैं। जब कोई चीज़, आप फिजिक्स अगर पढ़ते हो तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ दूसरे बड़े चीज़ में अगर समा जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा मास अगर किसी प्लेनेट का है और वो किसी ब्लैक होल में अगर समा जाती है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी और जब एनर्जी निकलेगी तो उसमें से लाइट्स भी निकलती हैं जो बहुत ही रेयर दिखाई देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक्सरे रहती है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके ये सब बातें हमें निकल के आती है और हम ब्लैक होल के बारे में इतनी सी बातें जान पाए हैं। आपको ये बता दें कि 2019 में ही इसकी फ़ोटो ली गई थी और ये देखा गया कि उसके चारों तरफ जो होता है लाइट्स जैसे रहते हैं, जैसा कि एक रिंग के टाइप का होता है। तो क्या उसके पास एक ऐसा रिंग है जैसा कि हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि एक गोला है, अब एक बॉल है, उसके चारों तरफ एक रिंग है। ब्लैक होल एक ब्लैक कलर का है और उसके चारों तरफ एक चमकती हुई रोशनियां हैं। तो वो रोशनियां क्या है? वो जो रोशनी है वो डस्ट पार्टिकल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी चीज़ें ब्लैक होल में समा जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि वो लिक्विड फॉर्म में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में एक चारों तरफ वो घूमने लगती है। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किसी चीज़ का रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से लाइट निकलती है। तो उम्मीद है कि ये ब्लैक होल के बारे में आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये लास्ट में इसीलिए मैं बोला क्योंकि आप थोड़ा सा अलग से इसको समझ सको, क्योंकि ब्लैक होल जो रहता है उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब सूरज का मास, आप समझ सकते हैं कि एक ब्लैक होल से बहुत ही छोटा रहता है और ब्लैक होल बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसमें इस हिसाब से जब सूरज का जो ग्रेविटी फोर्स है, वो मास अगर ब्लैक होल का ज़्यादा है तो आप जानते हो कि
ग्रेविटेशन का जो फोर्स का फार्मूला रहता है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। यानी फोर्स जो रहता है ग्रेविटी का वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। यानी अगर हमारा सन बहुत छोटा सा है, ब्लैक होल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब कि उसका मास बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत सारी ग्रेविटी रहेगी। और मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है तो उसमें टाइम बहुत ही स्लो चलता है, यानी आप बहुत ही धीरे चलोगे और आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि टाइम स्लो चल रहा है, लेकिन क्या है कि आपको लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल में टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जैसा हम देख पाते हैं। तो उम्मीद है कि ब्लैक होल के बारे में आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।